हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार मौर्य आप सबका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की साइंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल व क्षार। प्यारे बच्चों, अम्ल व क्षार के बारे में आप पहले से परिचित हैं। आप पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को पहले से है, लेकिन अब 10th बोर्ड के हिसाब से NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इसका अपग्रेड रूप में इस चैप्टर को पढ़ना है, जहां पर अम्ल व क्षार के परिभाषा के बारे में हम जानेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे, वो कई सारे रासायनिक व भौतिक गुणों के बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक भी टॉपिक आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सावधानी पूर्वक कंसंट्रेट होकर एक जगह पर अपना पेन व नोटबुक लेकर बैठ जाएं। साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें लंबे समय तक याद रहने वाली है। प्यारे बच्चों, याद रखना, आप कोई सी भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, हमेशा आप लोग अपने पास पेन व नोटबुक रखें और अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा, आप नोट्स बनाएंगे तो आपके ब्रेन में वो चीज़ें लर्न होती चलेगी साथ के साथ। इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग पेन एंड नोटबुक विद ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, रत्नों तथा जेली को रसायनों की सहायता से संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया से मतलब है उसे सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हम खाने की बात करें तो खाने को सुरक्षित रखने से मतलब क्या है, उसे सड़ने से बचाते हैं। लंबे समय तक यदि हमको भोजन को रखना है तो उसे कुछ दिनों के लिए रखना होगा, तो हमारे पास फ्रिज है, हम फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन कई महीनों तक, वर्षों तक रखना हो तो कुछ रसायन की सहायता से हम उनको लंबे समय के लिए संरक्षित कर सकते हैं। कुछ रसायनों को उसमें मिलाना पड़ता है, तब वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार ये सत्य है कि रसायनों के बिना हमारा जीवन नहीं है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। हमारा दैनिक जीवन, यहाँ तक कि हमारा दैनिक जीवन भी रसायनों के द्वारा ही संचालित होता है। जैसे दुकानों में तरह तरह का सामान, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, कपड़े और खाद्य सामग्री, ये इत्यादि सभी की सभी चीजें क्या है, ये सब रसायन ही तो है। रसायनों का ही हम दैनिक जीवन में उपयोग किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम कर रहे हैं रसायनों का उपयोग। चाहे वो जैसे तेल ही क्यों ना हुआ, पेट्रोल ही क्यों ना हुआ, कपड़े जो हम पहन रहे हैं, यहाँ उदाहरण दिया है टूथपेस्ट का, सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं, तो ये सब चीजें केमिकल्स ही है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा रसायनों का उपयोग कृषि में, भवन निर्माण सामग्री में, सीमेंट में, मोटर कार बनाने में, मोटरें बनाने में, कारें बनाने में, बिजली के उपकरण बनाने में, इन सभी में किया जाता है। तो और इसके साथ ही रसायन विज्ञान सिद्धांत और विभिन्न गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न रोगों को ठीक करने के लिए जो दवाएं मार्केट से, दवाएं डॉक्टर जो हमको दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, जो लिखते हैं, वो दवाएं जब हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं, उन्हें खाते हैं, ये दवाएं भी क्या है, केमिकल ही है। तो हमारा जीवन इस प्रकार रसायनों से घिरा हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम इसमें पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं।
कि अम्ल की, क्षार की और लवण की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 2 देखिए, अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, अम्ल को परिभाषित कैसे करेंगे, क्षार को कैसे करेंगे, लवण को कैसे करेंगे। अगला, अम्ल, क्षार, लवण की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, लवण की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और अगला है अम्ल, क्षार और लवण के अन्य दैनिक जीवन में उपयोग क्या है हमारे, और इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में कैसे अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं इस तरीके से, अम्ल व क्षार, तो इस जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ थोड़ी सी प्रीवियस बातें हैं कि पिछली कक्षाओं में आपने क्या पढ़ा, कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये चीजें हमको पहले से ही पता है, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, उसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। ये सूचकों की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, अम्ल व क्षार का पता लगाते हैं। सूचक की सहायता से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अम्ल व क्षार का पता लगाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, जिसका पता हम किसकी सहायता से लगाते हैं, सूचक की सहायता से लगाते हैं। तो इस सूचक के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसिड, यानी कि अम्ल के लक्षण या विशेषताएं। अम्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। अम्ल देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। और ये जो एसिड शब्द है इंग्लिश का, ये एक लैटिन शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है खट्टा। सिरके में एसिडिक एसिड के रूप में होता है, इमली में टार्टरिक एसिड के रूप में होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड के रूप में अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो किसमें, सिरके में किस रूप में होता है, देखो दोबारा पढ़ेंगे इसको। सिरके में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल के रूप में होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड के रूप में होता है। तो इस तरीके से इन प्राकृतिक फलों में ये अम्ल पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है एक और, कि अम्ल का मूल गुण क्या है, मूलभूत गुण ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप लोग इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। इसके अलावा अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं। ये पानी में जैसे ही इनको डालेंगे ये पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। इसके उदाहरण HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इनके नाम देख लीजिए आप। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, CH3COOH को एसिटिक अम्ल। ठीक है, HNO3, अब बचा HNO3, आप साथ के साथ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है,
तो ये अम्लों के नाम आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, याद करने हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल के कुछ उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो ये एसिड के बारे में ये जानकारी थी कि एसिड अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड शब्द लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है खट्टा। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उदाहरण HCl, H2SO4, CH3COOH और HNO3। ठीक है, अगली चीज आती है क्षार। ठीक है, क्षार के लक्षण या विशेषताएं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, चिकने होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये साबुन जैसे चिकने। जैसे हम साबुन हाथ में मलते हैं तो जैसा चिकनाहट होती है, उसी तरीके से क्षार को हाथ में लेने पर जो चिकनाहट होगी वही साबुन जैसी। क्षार में अम्ल को उदासीन करने की सामर्थ्य होती है, यानी कि क्षार में जब अम्ल को डाल देंगे तो क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षार का मूल गुण कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कौन से पेपर को? लाल को। देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। ठीक है ना। जबकि क्षार, देखिए यहां पर क्षार क्या करेगा? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए इसको कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण देखिए आप क्षार के NaOH। देखिए ये NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Al2O3, इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से इन अम्ल और क्षारों के नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए, रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए और इनके सूत्र भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, आप बार बार इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये नाम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। लवण के लक्षण या विशेषताएं। लवण, सॉल्ट जिसे कहते हैं, सॉल्ट यानी कि लवण। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये देखिए, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण, और साथ में जल भी बनता है। तो ये लवण बन गया आपका। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये कौन सी? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें अपने आप ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लवण का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, हाई, बहुत ज्यादा होता है। लवण सामान्यतः क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जैसे रेत होती है उस तरीके से पाए जाते हैं। लवणों के क्रिस्टल में निश्चित संख्या में क्रिस्टलीय जल के अणु भी होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं, जिसे क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको? क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं। इसके
क्रिस्टलन के जल के कुछ उदाहरण हैं। जो लवण क्रिस्टलन का जल रखते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ 2 जल के अणु होते हैं, तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना हो गया? 2। इसी प्रकार Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ 10 जल के क्रिस्टलीय अणु होते हैं, तो इसमें क्रिस्टलन का जल हो गया 10। ठीक है। अब लवण के उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट Na2CO3 CaSO4 का नाम देखिए, CaSO4 नाम लिख सकते हैं आप, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट। प्यारे बच्चों, ये रासायनिक नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। ये नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अभिक्रिया आई है आपकी, ये क्षार है, ये क्षार, और ये अम्ल। ये क्षार और अम्ल, ये कौन सा क्षार है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो अम्ल है, इस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब ये अम्ल और ये क्षार क्रिया करते हैं तो ये लवण बना है। क्या बना? ये लवण। और इस लवण का नाम क्या है? इस लवण का नाम सोडियम क्लोराइड। और साथ में ये जल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण है, ये है अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये है क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया लवण। इस लवण का नाम क्या है? CH3COONA। इस लवण का नाम है सोडियम एसीटेट, और साथ में ये जल। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। अब आगे देखिए आप, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उदासीन लवण बनाते हैं। कैसे लवण बनाते हैं? जब प्रबल अम्ल क्रिया करेगा किससे? प्रबल क्षार से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। लेकिन ये लवण कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। ठीक है बच्चों, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करता है तो लवण बनता है, लेकिन ये उदासीन होता है। इसी तरीके से जब प्रबल लवण और ये दुर्बल क्षार क्रिया करेगा, तो देखो जो प्रबल है, प्रबल कौन है? ये लवण, ये प्रबल क्षार है, इसको आप प्रबल क्षार कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है यहां पर। ये है प्रबल अम्ल, यहां पर आप अम्ल लिख लीजिए। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो प्रबल कौन है? अम्ल, तो ये लवण कैसा बनेगा? अम्लीय, क्योंकि अम्ल प्रबल है यहां पर। ठीक है, अम्ल प्रबल होने से जो भी लवण बनेगा वह अम्लीय लवण बनेगा।
यदि क्षार प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहां पर देखो, अब ये आ रहा है दुर्बल अम्ल और आ गया है प्रबल क्षार। तो क्षार प्रबल है यहां पर, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। तो इस तरीके से जो प्रबल होता है उसी का ही लवण बनता, उसी प्रकृति का लवण बनता है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की परिभाषा। ठीक है, अभी हमने अम्ल, क्षार व लवण के गुणों के बारे में पढ़ा, लक्षणों के बारे में पढ़ा, उदाहरण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की परिभाषा। देखिए, तो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए, यानी कि 3 वैज्ञानिकों द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए और इन वैज्ञानिकों ने अम्ल की अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। ये वैज्ञानिक कौन थे? आरेनियस थे, जिन्होंने आरेनियस थ्योरी दी। कौन? आरेनियस। तो ये आरेनियस सिद्धांत नंबर 1। नंबर 2, ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत। ब्रांस्टेड-लोरी नामक वैज्ञानिक ने दिया, तो इसको ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत कह दिया। अगला है लुईस थ्योरी। तो लुईस नामक वैज्ञानिक ने दिया इसको, इसलिए इसको लुईस सिद्धांत का नाम दे दिया। तो इस तरीके से ये 3 सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल व क्षार के लिए दिए गए। तीनों ने ही अम्ल व क्षार की परिभाषा अलग अलग बताई। तो देखिए क्या क्या बताई। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरेनियस के अनुसार, आरेनियस थ्योरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा याद करेंगे। ठीक है, किसके अनुसार? आरेनियस के अनुसार। तो आरेनियस देखिए, वे आरेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जो जलीय घोल, जलीय घोल का मतलब जलीय विलयन, ठीक है ना, जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। यदि H+ किसी भी, यह H+ किसी भी पदार्थ में अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि कोई भी अम्ल तभी अम्ल कहलाता है जब उसमें H+ आयन होते हैं। यदि ये H+ आयन किसी अम्ल में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, तो वह फिर अम्लीय पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखो, HCl, ये वियोजित हो गया पानी में। जलीय घोल का मतलब पानी के घोल में वियोजित होना। यहाँ जलीय घोल आया है, जलीय विलयन आया है, यानी कि पानी में विलय होना, पानी में घुलनशील होकर टूट जाना। तो HCl देखो क्या बनाता है, जल में विलय होकर H+ और Cl-, HNO3 H+, NO3-, H2SO4 H+, SO4-, CH3COOH H+ और CH3COO-, H2CO3 H+ और HCO3-। इस प्रकार ये अम्ल के कुछ उदाहरण है। क्या है ये? अम्ल के उदाहरण है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। आप जितना लिख लिख कर याद करेंगे ये चीजें उतनी ही ज्यादा याद आप लोगों को होगी। आगे देखते हैं। अब आरएनएस के अनुसार क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे। किसके अनुसार? आरएनएस के अनुसार। अभी हमने अम्ल की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी बच्चों? अम्ल किसे कहते हैं? कि जो H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+। लेकिन क्षार देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और यह OH- आयन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? क्षार के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्षारीयता के लिए उत्तरदायी होते हैं। OH- आयन क्षारीयता के लिए उत्तरदायी है। यानी कि किसी पदार्थ में यदि OH- है तो वह पदार्थ क्षार कहलाएगा,
और किसी में यदि OH माइनस आयन नहीं है तो फिर वह क्षार नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्षार के कुछ उदाहरण। ये हैं क्षार के कुछ उदाहरण। KOH, तो K वियोजित होकर K प्लस बनाया और OH माइनस, यही क्षार के लिए उत्तरदायी है। इस OH माइनस के कारण ही कोई पदार्थ क्षार कहलाता है। CaOH का होल 2, तो Ca प्लस प्लस 2OH माइनस, NH4OH, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो इस तरीके से ये क्षार के उदाहरण है और ये क्षार वियोजित होकर इस तरीके से ये आयन बना रहे हैं। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे? आरएनएस के अनुसार अम्ल कि जो H प्लस देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं और जो OH माइनस देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और ये जो केवल इतना सा जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं आप उसको भी याद कर लीजिए। इसी के आधार पर आप अपनी परिभाषा लिख सकते हैं कि H प्लस देने वाले अम्ल और OH माइनस देने वाले क्षार कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम। ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल। ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल, जो पदार्थ प्रोटॉन दान करते हैं, क्या दान करते हैं? प्रोटॉन दान करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और क्षार, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं, प्रोटॉन त्यागने वाले अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए ये एक समीकरण है H2O प्लस NH3, मैं यहां पर लिखता हूं H2O प्लस NH3, तो ये बन रहा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रोटॉन त्यागने वाला, प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस, प्रोटॉन का मतलब H प्लस। तो देखिए ये H2O किस में चेंज हो गया है? OH माइनस में, यानी कि इसमें से एक H निकल चुका है। अभी देखें यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसमें H2 लिखा हुआ है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यह इसमें चेंज हो गया है। तो इसमें से एक H प्लस निकल गया है। ठीक है, यह किस में से निकला? H प्लस जल में से निकला। किस में से निकला? जल में से। और गया किस में? इसमें गया। और जब NH3 में गया तो एक हाइड्रोजन और इसमें बढ़ गया, तो NH3 से एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो क्या हो गया? ये NH4, और इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रहण किया है, इसलिए इस पर प्लस आवेश आ गया है। ठीक है, तो देखो यह अम्ल की तरह कार्य करेगा और ये क्षार की तरह, यहाँ H2O अम्ल की तरह कार्य कर रहा है और यहाँ NH3 क्षार की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, क्यों? यहाँ पर H2O अम्ल की तरह कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर H2O प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, जबकि ये NH3 क्या कर रहा है? यह NH3 एक प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये हुई ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। अब हम जाते हैं लुईस के अनुसार। तो लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहेंगे लुईस के अनुसार? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा होता है, उसे ग्रहण करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो अम्ल के उदाहरण BF3, AlCl3, Mg+2, Na+। जो इलेक्ट्रॉन त्याग स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इन्हें लुईस एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लुईस एसिड भी कहा जाता है। लुईस एसिड या लुईस अम्ल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब क्षार की परिभाषा आती है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं यानी कि त्यागते हैं,
वह क्षार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वह क्षार कहलाते हैं। आयनों की इलेक्ट्रॉन समृद्ध प्रजातियां, यानी कि ऐसे आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वह इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और उन्हें लुईस क्षार भी कहते हैं। यानी कि लुईस के अनुसार क्षार कौन? जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो जिसके पास ज्यादा है वही तो त्याग करेगा, तो वह क्षार कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए आप, H2O, NH3 और OH-, Cl-। तो ये तीनों तरह की परिभाषाएं हमने किस किस के अनुसार? आरएनएस के अनुसार पढ़ ली है। आरएनएस के अनुसार हमने अम्ल व क्षार की परिभाषा पढ़ ली है। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार देखिए हमने अम्ल व क्षार की परिभाषा पढ़ ली है, और लुईस के अनुसार भी हमने अम्ल व क्षार की परिभाषा पढ़ ली है। तो आज के लेक्चर में अब हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आया होगा, और साथ के साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथों से लिखें, ताकि ये चीज जितनी बार आप अपने हाथों से लिखोगे ब्रेन उसको रीड करेगा, मेमोराइज करेगा, चीज लंबे समय तक, टॉपिक लंबे समय तक याद रहेंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।